नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। एनसीईआरटी मैथ्स आज हम देखने वाले हैं। इसमें क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बारे में हम देखेंगे। जब आप क्लास 11th में एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे तो चैप्टर नंबर 3 जो मिलेगा आपको वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके पहले भी दो चैप्टर्स हैं, एक रिलेशन वाला है जिसमें सेट थ्योरी के बारे में पढ़ना है और एक फंक्शन से रिलेटेड है। तो आज हम इसलिए इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे। कायदे से देखा जाए तो हमें पहले फंक्शंस ही पढ़ना था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पहले मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत की जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो टॉपिक का नाम क्या है मैंने पहले ही बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हिंदी में आप कहेंगे त्रिकोणमितीय फलन। अब इसके पहले देखिए, फंक्शन अपने आप में एक चैप्टर है, तो फंक्शन में ज्यादा कुछ मैं आपको नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। बस आप इतना याद रखिए कि अगर हम कुछ ऐसे लिखते हैं f ऑफ a इक्वल टू b, ऐसा अगर कुछ लिख रहे हैं हम तो ये एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही डेफिनेशन नहीं है फंक्शन का। फंक्शन का डेफिनेशन अलग है, वो डेफिनेशन हम तभी समझेंगे जब हम सेट थ्योरी समझे रहेंगे। तो फंक्शन में डिटेल में हम नहीं जाते हैं, इसमें खास करके हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझना है और जितना फंक्शन की आवश्यकता इसमें होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उतना हम लोग जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे हम उसको भी देख लेंगे। यानी कि फंक्शन नहीं पढ़ने का यहाँ पे आपको कोई नुकसान इस चैप्टर में मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि जहां भी जरूरत होगी वहां मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि हमें डोमेन और रेंज से संबंधित कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, तो उसके लिए जैसे ही आगे बढ़ेगा कोर्स हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए, क्लास 10th में आप लोगों ने पहले से ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, कोई भी स्टेट का बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में शुरुआती बातें पढ़ी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपने पढ़ा है, जिसको आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई हैं। फिर भी मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं जो क्लास 11th में भी आपको समझनी चाहिए। पहली चीज है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ये दोस्तों ग्रीक वर्ड, यहाँ पे दो वर्ड है, मैं आपको बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है, और ग्रीक का एक वर्ड है ट्राइगोन, TRIGON, और एक है METRON, मेट्रॉन। तो ट्राइगोन और मेट्रॉन ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं और इनका मतलब होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी त्रिभुज के जो भुजाएं होती हैं उनको मापना, जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल की उनको मेजर करना, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ये तो क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्री हम जब भी पढ़ेंगे तो ट्रायंगल्स जरूर यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। शुरुआत में जब आप क्लास 10th में रहे होंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही इसका यूज किया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि आप साइन थीटा कॉस थीटा जब भी पढ़ते थे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ें, हम किसी भी तरह के ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। आइए बात करते हैं एंगल्स क्या होते हैं। तो आप सबने शुरुआत में ही पढ़ा होगा एंगल्स क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रहे होंगे, एक में मैंने लिखा है पॉजिटिव और दूसरे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव। यानी कि अब देखिए, समझना ऐसे है कि इसको हम मानते हैं नीचे वाले को इनिशियल साइड, ठीक है, इसको हम मानते हैं नीचे वाले को ये इनिशियल साइड, और ये वाली जो साइड है, ये वाला जो आपको ये एरो दिख रहा है, ये एरो जो है इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। और यहाँ पे इस पार्ट को क्या कहेंगे हम, तो आप सबको पता है, इसको हम हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स कहते हैं। अब ये जो वर्टेक्स है इसका एक साइड ये हो गया इनिशियल साइड और ये वाला हो गया ऊपर वाला जो है वो हो गया टर्मिनल साइड। इसके बीच में जब इनिशियल से टर्मिनल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है, यहां से यहां जब हम बढ़ रहे हैं इस साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो एंगल थीटा है इसको हम कहेंगे कि ये एक पॉजिटिव एंगल है। और जैसे ही उल्टा होता है, जैसे ही हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ आते हैं, ये हो गया आपका नेगेटिव। यहां पे ये देखिएगा, ये एंगल जो है ना, इसमें आप समझिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का मतलब क्या है। यहां पर मैंने पॉजिटिव एंगल बताया, नेगेटिव एंगल कुछ इस प्रकार होगा, ये एक हो गया नेगेटिव एंगल, ऐसे समझिए आप, ये वाला जो हिस्सा है ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां से ये इधर की तरफ जब जाएगा ना, ऊपर से नीचे की तरफ, इसको आप कट कर दीजिएगा, ये वाला डायग्राम आप कट कर दीजिएगा। आपको ये डायग्राम समझना है जो मैंने ऊपर बनाया है, ये इधर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, टर्मिनल साइड इस बार नीचे है। जब टर्मिनल साइड ऊपर होगा तो हम कहेंगे पॉजिटिव, और जैसे ही टर्मिनल साइड नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ होगा, हम कहेंगे उसको नेगेटिव एंगल। अब इनिशियल और टर्मिनल साइड को समझे कैसे, तो ऐसे समझिएगा, जो भी अर्थ के पैरेलल है वो इनिशियल है और जो ऐसे कुछ है वो टर्मिनल है।
अब आप इसको भी टर्मिनल कहेंगे और ऐसा मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया तो इसको भी आप टर्मिनल कहेंगे। चलिए, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है डिग्री और रेडियन। तो एंगल को मेजर करने के लिए हम दो तरीके से मेजर करते हैं। प्लेन एंगल को मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लेन एंगल को, क्योंकि एक सॉलिड एंगल भी होता है जिसको आप स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। 11th में ही आपको फिजिक्स में पढ़ना होगा। तो डिग्री और रेडियन ये क्या है, इसको समझते हैं। यहां पे मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। वन रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन। देखिए, रोटेशन और रेवोल्यूशन आपको पता होगा। रोटेशन का मतलब है कि ये कोई वस्तु है, ये अपने आप में यहीं पे, बस यहाँ पे इसके एक्सिस बस यहीं पे ऐसे ऐसे जैसे ये चल रहा है ना, इसको हम कहेंगे रेवोल्यूशन। ये इसको पॉइंटर को समझिएगा, पॉइंटर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जबकि ये पॉइंटर अपने ही जगह पे ऐसे ऐसे नाचने लगे तो इसको हम कहेंगे रोटेशन। आप देख सकते हैं एग्जांपल, फैन जो है वो रोटेट करता है और अर्थ हमारी रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि एक रेडियन का मतलब क्या होता है और एक डिग्री का मतलब क्या होता है। कोई एक आपने ये सर्कल लिया, ये सर्कल आपको दिख रहा होगा, रेड कलर से सर्कल मार्क किया है मैंने। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है। ऐसा कोई भी सर्कल जिसका रेडियस 1 हो उसको हम कहते हैं यूनिट सर्कल। क्या कहते हैं? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब हुआ उस सर्कल का रेडियस हमेशा हो जाएगा इक्वल टू 1 यूनिट। अब 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, डिपेंड करता है। 1 यूनिट रेडियस का कोई सर्कल है और उसमें आप ये जो दिखाई दे रहा है आपको 1 और 1 मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 और 1 ये तो रेडियस हो गया दोनों, और ये इसका आर्क है। ये आर्क जो आपको दिख रहा है ना, ये आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट है, रेडियस की लेंथ भी 1 यूनिट और आर्क की लेंथ जो है वो भी 1 यूनिट है। आपको याद होगा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, थीटा इक्वल टू L अपॉन आर। L क्या होता है? आर्क का लेंथ, और आर जो होता है वो रेडियस होता है। तो थीटा इक्वल टू L अपॉन आर में आप 1/1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 1। यानी कि एक रेडियन, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन तब होगा जब यूनिट सर्किल में यूनिट लेंथ का एक आर्क ड्रॉ कर दिया जाए, उनके बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। अब देखिए, रेडियन को हम मिनट और सेकंड में भी लिखते हैं। एक रेडियन में 60 मिनट होते हैं, एक रेडियन में यहाँ पे 60 मिनट। मिनट को लिखने के लिए मैथमेटिक्स में मैं बता दूं, जब मिनट हमें लिखना होगा मैथ्स में 1 मिनट, तो हम ऐसे लिखेंगे, एक करके यहाँ पे एक डैश दे देंगे, सिंगल डैश देंगे, ठीक है। 2 डैश, 2 पर एक सिंगल डैश दे दिया तो मतलब हुआ 2 मिनट। और जैसे ही हमने 2 पर डबल डैश दिया, इसका मतलब हो गया सेकेंड। एक डैश मतलब मिनट और डबल डैश का मतलब हो जाएगा सेकेंड। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, कन्वर्जन फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आप सबको पता है। और जैसा मैंने बताया कि 1 रेडियन का मतलब होता है 1 यूनिट सर्किल में ऐसा लेंथ होगा आर्क का। एक देखिए यहाँ पे डेफिनेशन समझिएगा, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्किल इज मेजर्ड एज 1 रेडियन। मींस the length of the arc must be 1 unit. Then only we can understand that theta is equal to L upon r, and theta is equal to L upon r will only be unit if denominator is also 1 and numerator is also 1. If numerator and denominator both are 1, then 1 upon 1 will be 1. That's why here we can say that theta is equal to 1 radian only if the length of arc is unity. आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, पूरा जो एंगल होता है, पूरा जो एक सर्कल है, एक पूरे सर्कल को आप ऐसे समझिएगा, पूरे सर्कल में 360 डिग्री होता है, आप सबको पता है। और ये एक कन्वर्जन फैक्टर है, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। आगे की स्लाइड में कन्वर्जन के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिग्री में भी और रेडियन में भी। 30 डिग्री यदि है कोई एंगल, डिग्री में मेजर करते हैं, वो 30 डिग्री है, ऐसे समझिए आप। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये देखिए, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं 30 डिग्री या फिर π/6 रेडियन, π/6 रेडियन भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3, 90 डिग्री को लिखते हैं π/2, 180 डिग्री को लिखते हैं π, 270 को लिखते हैं 3π/2 एंड 360 को लिखते हैं 2π। आप कहेंगे कि इसको रटना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं रटना है, इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि यदि आपको एक चीज याद है, कन्वर्जन फैक्टर, तो कोई फॉर्मूला रटने की आपकी जरूरत नहीं है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं रटना है।
तो 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था। अगर आपको ये याद है तो यानी कि 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री हो रहा है, तो पाई रेडियन में कितना डिग्री होगा भाई, 360 अपॉन 2 कितना हो जाता है, 180। पाई रेडियन में यहां पर आपने निकाल लिया खुद से सॉल्व करके कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो 180 बाई पाई, सीधा सीधा कन्वर्जन फैक्टर आ गया। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, डिग्री हो गया ये। और ऐसे ही आपको अगर निकालना है डिग्री को रेडियन में, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। वही यहाँ पे मैंने फॉर्मूले के तौर पे लिख दिया है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्या दिया है भाई, तो कोई भी एंगल अगर रेडियन मेजर में है तो उसको पाई अपॉन 180 डिग्री करके डिग्री मेजर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिएगा, आपको दिया है 30 डिग्री, आपको दिया है, चलिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है ना 40 डिग्री 20 मिनट। आइए इसी को कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि मिनट के बारे में मैंने अभी क्या बताया था। यहाँ पे आप पिछले स्लाइड में आइए और यहाँ आपको दिखाई देगा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट मैंने आपको बताया था, लिख देते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अगर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60, ये डिग्री में आ गया। यहाँ पे कितना मिनट दिया है भाई, तो यहाँ दिया है 20 मिनट। तो 20 मिनट को अगर आपको डिग्री में लिखना है तो आप लिख सकते हैं 20 इक्वल टू 1 अपॉन 60 इंटू क्या हो जाएगा 20, यानी कि 1 अपॉन 3। 20 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 3 डिग्री। 40 डिग्री और 20 डिग्री, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब चूंकि हमने मिनट वाले को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए अब हमारे लिए यहाँ पे आसान हो जाएगा करना। अब आसान कैसे हो जाएगा, तो देखिए ये हम लिख सकते हैं इसको 41/3 डिग्री, ये पूरा हो गया ना, 41/3 डिग्री। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब आपको याद होगा इसको क्या करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 40, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, मैं एक बार इरेज करता हूँ जो सारी चीजें लिखी है। ये देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 41/3 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हैं 300344, इसको आप लिख सकते हैं 121/3 रेडियन में है इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। इससे जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। यही तो पूछा था, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो पहले 20 मिनट को हमने बदला डिग्री में, तो 1/3 डिग्री, इसको हमने लिख दिया 40 होल 1/3 डिग्री। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या आ गया भाई, हमारा आ गया रेडियन मेजर। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में भी रेडियन मेजर के लिए क्या कर रहे हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने यहाँ भी वही किया। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इसीलिए मैंने इसको लिया भी है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, if arcs of the same length in two circles subtend angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। तो देखिए रेशियो ऑफ their radii, दो सर्कल है यहाँ पे। सॉल्यूशन, चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, दो सर्कल है ना, इतना तो क्लियर है आपके पास कि दो सर्कल है। एक का हमने रेडियस मान लिया r1 और दूसरे की रेडियस हमने मान लिया r2। एक का एंगल मान लिया θ1 और दूसरे का एंगल हमने मान लिया θ2, क्योंकि दोनों एंगल आपने यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या क्या सबट्यूट करता है, सबटेंड करता है। आप देखिए क्या करते हैं, θ1 इक्वल टू क्या है भाई, तो θ1 इक्वल टू है 65 डिग्री। आप देख सकते हैं एक 65 दिया है ना, यहाँ पे एक 65 दिया है और एक 110 दिया है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम θ1 इक्वल टू 65 डिग्री और θ2 इक्वल टू क्या है, θ2 इक्वल टू है 110 डिग्री। आपको एक चीज से कॉम्प्रोमाइज करना होगा मेरी राइटिंग से, क्योंकि पेन टाइप पे मेरी राइटिंग ऐसी ही है और ये सुधर भी नहीं रही है, और साथ ही साथ मैं अगर कॉपी में लिखता हूँ तो वहाँ भी मेरी राइटिंग बहुत खराब है। खैर आप लोगों की राइटिंग अच्छी होगी। चलिए अब हम इसको चेंज करते हैं, सबसे पहले रेडियन में θ1 को। अब रेडियन में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि आपको याद है रेडियन में θ इक्वल टू L अपॉन R का फॉर्मूला हमें अभी लगाना है, तो रेडियन में पहले चेंज करना ही पड़ेगा।
तो थीटा 1 को रेडियन में 65 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे भाई 65 डिग्री लिखेंगे इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, रेडियन में मल्टीप्लाई करने के लिए यही होता है रूल। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13 पाई अपॉन 36, 13 पाई अपॉन 36। अब ये बहुत बड़ा तोप नहीं है इसको सॉल्व करना, ठीक है ना, इसको आप सीधा सीधा 5 से कट करेंगे, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से कट कर लेंगे। अब थीटा 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे थीटा 2 इक्वल टू 110 है, इसको भी 110 इंटू पाई अपॉन 180 कर दें। ये भी बहुत बड़ा तो नहीं है कुछ आपको सॉल्व करना, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका ये आंसर आ जाएगा 22 पाई अपॉन 36, 22 पाई अपॉन 36, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा थीटा 1 और थीटा 2 आ गया। अब आपको याद है कि मैंने अभी बताया था थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है जहां पे एल क्या है, आर्क का लेंथ है और आर जो है वो रेडियस है। R1 R2 हमने रेडियस मान लिया है, इसके साथ साथ इन लोगों ने कहा है कि आर्क्स का लेंथ सेम है, यानी कि L1 इक्वल टू L2 है, तो हमने मान लिया L1 और L2 L हुआ होगा। अब देखिए क्या करना है आपको, थीटा 1 इक्वल टू L1 अपॉन R1, L अपॉन R1 लिख लें क्योंकि L दोनों के लिए सेम है। थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 अपॉन L अपॉन R2, L2 L1 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, तो हमने मान लिया L है। यहां से आपको आ जाएगा L इक्वल टू थीटा 1 R1 और यहां से आ जाएगा L इक्वल टू थीटा 2 R2। चूंकि यहां पे कहा है कि रेशियो ऑफ रेडियाई फाइंड करना है, तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा L अपॉन L इक्वल टू थीटा 1 R1 अपॉन थीटा 2 R2। देखिए यहां से L और L कट क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया ना। अब यहाँ पे आपको देखना है कि थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या है। थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, मैं थोड़े से जगह में यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ आप जैसे थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको आप इधर भेज दीजिए। थीटा 1 इसको आप ऐसे लिखिए ना, थीटा 1 R1 इक्वल टू थीटा 2 R2 हो गया। अब थीटा 1 R1 की वैल्यू रखिए, R1 तो वही है, थीटा 1 की वैल्यू रखिए कितना है 13 पाई अपॉन 36 इंटू R1 इक्वल टू कितना है भाई, तो 22 पाई अपॉन 36, 22 पाई अपॉन 36 और ये है R2। 36 से 36 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे आपका R1 अपॉन R2 जो रेशियो है वो आ गया 22 अपॉन 13, ये हमारा आंसर हो गया। जिसको नहीं समझ में आया पॉज करके दोबारा देखेगा। कुछ बेसिक बात कर लें ट्रिग्नोमेट्री की, फंक्शन समझने से पहले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों ने पढ़े होंगे, 6 तरह के होते हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। आप ऐसे पढ़े होंगे, साइन थीटा इक्वल टू P/H। कॉस थीटा के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम लिखते हैं B/H। टेन थीटा आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा को हम लिखते हैं P/B। फिर उसके बाद आपने कॉट थीटा पढ़ा होगा, इसको हम लिखते हैं B/P। फिर आप लोगों ने सेक थीटा पढ़ा होगा, इसको हम लिखते हैं H/B। फिर आप लोगों ने कॉसेक थीटा पढ़ा होगा, जिसको हम लोग लिखते हैं कितना भाई, तो H/P। ये तो आपने 6 फॉर्मूले पढ़े होंगे। इसके अलावा आपने 10th में जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा भी आपने पढ़ा होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। या फिर आपने एक इनवर्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक इसी प्रकार आपने सेक थीटा पढ़ा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये मैं क्यों जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें क्लास 10th में पढ़ी हुई हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो एक बार क्लास 10th की किताब जरूर उठाइएगा। फिर हम बात कर लें साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर इसी को कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। ये बेसिक चीज़ें थी, 1 मिनट का टाइम लेके मैंने आपको रिवाइज करा दिया। बात करते हैं अब हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। आपके इस स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें एक सर्कल बनाया गया है। ये सर्कल आपको दिख रहा होगा यूनिट सर्कल है क्योंकि रेडियस 1 है। इसके साथ साथ इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं इस सर्कल के बारे में,
ठीक है, चलिए इस सर्कल के बारे में अब हम थोड़ा सा कुछ चीजें देखते हैं। ये सर्कल आपको बताएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपको सिर्फ इतना देखना है, सिर्फ आपको इतना ही देखना है। मैं जितना कवर कर रहा हूं उतना ही देखना है आपको। ये जिसको मैंने रेड कलर से जिस ट्रायंगल को किया है ना शेड, आपको सिर्फ इस ट्रायंगल को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा इस ट्रायंगल को आप अगर एक बार ध्यान से देखें तो ये इसका एंगल आपको x दिख रहा होगा, रेडियस 1 है, इसकी लेंथ b है और इसकी लेंथ ये जो है o से लेकर इस पॉइंट की इस लेंथ को हम मान लेते हैं a है। ठीक है, इस लेंथ को हमने मान लिया कि ये लेंथ जो है वो a है। अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि इस डायग्राम को आप देखिए और अगली स्लाइड में मैं जो बात बोल रहा हूं बस आप उसको ध्यान में रखिएगा। If x increases by an integral multiple of 2 pi, the values of sine and cosine function do not change। कहने का मतलब है इस डायग्राम में आप यहां देखिए पूरे का पूरा एक सर्कल कितने एंगल का होता है। मैंने बताया कि पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, जिसको हम रेडियन में लिखें तो 2 पाई लिखेंगे। यानी कि इस पॉइंट P से हम चलें और ऐसे पूरा घूमते हुए, ये मैं बना रहा हूं इसको मत देखिएगा, पूरा सर्कमफरेंस देखिएगा, यहां पहुंच जाएं तो कितनी डिस्टेंस, कितना एंगुलर डिस्टेंस हमने तय किया तो उसको हम कहेंगे 2 पाई। यानी कि 2 पाई जैसे ही हम चलते हैं किसी सर्कल में हम उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। सही है कि गलत है बताइए? सही है। अगर हम किसी पॉइंट से 2 पाई डिस्टेंस सर्कमफेरेंस का कंप्लीट करते हैं तो हम उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, इस डायग्राम से मैंने प्रूफ कर दिया। अगर यह बात सही है इसका मतलब साइन का वैल्यू इस पॉइंट P पर उतना ही रहेगा जब हम इस पॉइंट पर रहें या फिर 2 पाई कवर करके आ जाएं। एग्जांपल आप समझिएगा, साइन x क्या होगा आपके हिसाब से, यहां परपेंडिकुलर बाय बेस यानी b/1 होगा। जैसे ही हमने साइन 2 पाई, जैसे ही हम 2 पाई एक्स्ट्रा आगे बढ़े तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस x। ये क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि ये भी b/1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इसी पॉइंट पे पहुंचे हैं और इस पॉइंट पे ये x है और पूरा 2 पाई पहले हम चले हैं और प्लस x, तो 2 पाई प्लस x जैसे ही हम पहुंचते हैं वैसे ही क्या हो जाएगा, चेंज इसमें कोई भी नहीं होगा। यहां पे समझेंगे आप ज्यादा तरीके से। साइन 2n पाई प्लस x जनरलाइज कर दिया हमने। n का मतलब होता है जनरलाइज करना। जनरलाइज का मतलब क्या होता है? n इज इक्वल टू आप 1 रख दीजिए, n इज इक्वल टू 2 रखिए, n इज इक्वल टू 3 रखिए, n इज इक्वल टू 4 रखिए, n इज इक्वल टू कुछ भी रखिए। जैसे कि अगर 1 रखेंगे तो साइन 2 पाई प्लस x हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो साइन 4 पाई प्लस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस में रहेगा ये, ठीक है ना। यानी कि साइन 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन x है सिर्फ और सिर्फ तब जब n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर। n अगर एक इंटीजर है, कोई आप इरेशनल नंबर लेकर चले आए तो नहीं होगा, या फिर 1/2, 1/3, 1/4 रखेंगे तो नहीं होगा। 1/2 रखेंगे, अगर आप n की जगह पे 1/2, 1/4 रख देते हो सपोज, तो 2 इंटू 1/4 पाई, अब क्या हो गया ये π/2 हो गया, तो साइन π/2 प्लस x अलग हो जाएगा। n हमेशा इंटीजर होना चाहिए, मतलब साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, साइन 8 पाई, ऐसा कुछ भी है और प्लस x है तो वो हमेशा साइन x के बराबर हो जाएगा। यही बताना चाह रहा था मैं। और ये सिर्फ और सिर्फ साइन के लिए ही ट्रू नहीं है बल्कि कॉस के लिए भी ट्रू है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, तो जल्दी जल्दी बोलने का सिर्फ एक ही कारण है कि वीडियो ज्यादा लंबा न खींचे और आप लोगों को सारी बातें समझ में भी आ जाएं। एक बार में नहीं समझ में आता है तो आपके पास ऑप्शन है, आप इसको थोड़ा सा स्पीड कम करके भी सुन सकते हैं। मतलब +1 +2 होता है ना, 2x 1x, वैसे आप स्पीड कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पॉज करके बार बार सुन सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, आज का लास्ट टॉपिक है साइन स्कीम। देखिए साइन स्कीम का मतलब होता है, यहां पे हमें समझना है साइन के बारे में। साइन मतलब चिन्ह। अब साइन यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक है प्लस और एक है माइनस। मैथमेटिक्स में हम दो साइन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन। समझना ये है कि पूछता है कि किस क्वाड्रेंट में, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में ही पढ़ी होगी, तो किस क्वाड्रेंट में, हिंदी में बोलें तो किस चतुर्थांश में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कहाँ इनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब इसको समझने के कई तरीके हैं भाई। पहले मैं बता दूं, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस
और इसको आप कह सकते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसको आप कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। जैसे अगर हम किसी एक पॉइंट को इस सर्कल में ले लें, ये सर्कल का ये पॉइंट है पी पॉइंट, यहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मान लिया a है, b की वैल्यू क्या होगी, सॉरी y की वैल्यू, तो a कॉमा b हो गया। ये a x की वैल्यू है और b y की वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव है, हाँ है। चलो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो माइनस ए हो जाएगा ना, यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस ए कॉमा बी होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस में नेगेटिव जा रहा है। यहाँ पे अगर कुछ लेते हैं वैसा ही पॉइंट तो माइनस ए कॉमा माइनस बी हो जाएगा, और अगर यहाँ पे लेते हैं तो क्या होगा मेरे भाई, एक्स में है प्लस और वाई में है माइनस, ए कॉमा माइनस बी, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे रेस्पेक्टिव पॉइंट्स के इन दैट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको आपको पता होगा, अब इतना तो आप जानते ही होंगे, मुझे विश्वास है 11th में गए हैं तो 10th पास करके गए हैं। दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फाइनली दिस इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। So we are discussing that in which quadrant the value of sine, cosine, all other trigonometric ratios is positive or negative. So here we have a trick that is ASTC, add sugar to coffee. आपको याद रखना है सिर्फ एक ये स्टेटमेंट, add sugar to coffee। क्या याद रखना है मेरे भाई, तो add sugar to coffee। यहां से आपका क्लियर हो जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में साइन प्लस है, किस क्वाड्रेंट में क्या है। अब देखिए ए का मतलब होता है ऐड शुगर टू कॉफी। अब ए से क्या हम निकालेंगे, यहाँ पे ए का मतलब होता है ऑल। ठीक है, देखो यहाँ पे चार चीजें लिखी है ना, ऐड शुगर टू कॉफी। ए मतलब ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में है ए मतलब ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और पॉजिटिव। दूसरे में है एस मतलब क्या भाई, तो साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव किसमें है, ये दोनों पॉजिटिव है। मैं एक बार फिर से शुरू से बताता हूं, यहां पे इरेज करके देखिए, ऐड शुगर टू कॉफी मैंने बताया, इसको हम मानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है ए का मतलब होता है ऑल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब क्या मेरे भाई, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, सबकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एस, पहला वर्ड क्या है, पहला लेटर एस है ना, एस मतलब होता है साइन, और साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक, यानी साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी हैं सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट है थर्ड में लिखा है टी का मतलब, थर्ड यहां लिख देता हूं मैं, टी मतलब टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या, तो कॉट थीटा। तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे कहां पे, तो ये रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लें तो लिखा है सी मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होंगे किसमें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया इतना चिल्लाने के बाद, चलिए समझ में आया होगा, मैं फिर से बताता हूं, यानी कि एक बार लास्ट में याद करिए, इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये सब के सब पॉजिटिव है इसमें। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है और उसके साथ साथ आपको पॉजिटिव है कॉसेक, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। फिर यहाँ पे टी में क्या है, तो टेन है और टेन के साथ साथ क्या है, तो कॉट है। सी यहाँ पे क्या है, तो कॉस थीटा है और कॉस के साथ क्या है, तो कॉस का उल्टा है सेक। ठीक है, अब मैं बताऊं कैसे पॉजिटिव है, आपको किसी को पूछना होगा, ये भी किसी के मन में आ रहा होगा भाई कैसे बता दिए पॉजिटिव है, तो चलो मैं यहाँ प्रूव कर देता हूँ। ये हो गया हमारा पॉइंट हो गया, ये मान लो ए हो गया, ये हो गया बी, और ये यूनिट सर्किल ले लेते हैं। चलो अब यहाँ पे ए कॉमा बी क्या है, पॉजिटिव है ना, साइन यहाँ पे थीटा लिया हमने, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, साइन थीटा इक्वल टू ए बाई 1। पॉजिटिव आया, हाँ आया। क्यों आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव है ना मेरे भाई। कॉस भी ले लो तो b बाई 1 वो भी पॉजिटिव, सेक ले लो, टेन ले लो, कॉट ले लो, कुछ भी। आओ यहाँ लेते हैं, इस क्वाड्रेंट में लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा, माइनस ए कॉमा बी होगा, ये जो है माइनस ए हो जाएगा और ये जो है ये बी हो गया। अब यहाँ पे ये एंगल है थीटा, साइन थीटा निकालो क्या होगा, b बाई 1,
पॉजिटिव होगा, ये 1 है तो b बाई 1 पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे ही cos थीटा में आओगे तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है माइनस a अपॉन 1, माइनस में आया कि नहीं, cos थीटा नेगेटिव आया कि नहीं आया, आया, यानी कि सिर्फ साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सारे के सारे नेगेटिव आ सकते हैं। आपको देखना है, यहाँ पे आप खुद से करके देख लेना, आपका होमवर्क है कि साइन स्कीम में आपको प्रूफ करना है कि जो मैंने पढ़ाया है वो सही है। ए बी पॉइंट ले लो, माइनस प्लस, अब उसके हिसाब से किस क्वाड्रेंट में है उसके कोऑर्डिनेट को माइनस या प्लस करो, फिर आपको साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का फॉर्मूला पता है, उसमें वैल्यूज पुट करो। अगर नेगेटिव आता है, अगर मैंने जो बताया है वैसा आता है तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा वैसा तो या तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या तो आप गलत कर रहे हैं, और मैं तो सही पढ़ा ही रहा हूँ, मतलब आप ही गलत कर रहे हैं। चलिए खैर ये तो हो गया। तो साइन स्कीम आप लोगों को समझ में आई होगी, आज हमने ये डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में। फंक्शन का डोमेन क्या है, फंक्शन का रेंज क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा, और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डोमेन और रेंज को समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ को समझेंगे, और इस जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसके हिसाब से आपके क्या चीजें हो जाएंगी। तो आप एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट कर सकते हैं एनसीईआरटी का, और एक्सरसाइज 3.2 में भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है, थोड़े बहुत ये चीजें देख सकते हैं। सेकंड जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका 1 से 5 क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं, और एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस आपके इसी से हो जाएंगे। याद रखिएगा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल से बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। साथ ही आप पढ़ते रहिए इसको इसी तरह से जैसे आप पढ़ रहे हैं। मैं इसका कोर्स कंप्लीट करूंगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो पहले कंप्लीट करूंगा ही एक चैप्टर, उसके बाद आगे जैसा आपका रिस्पांस होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और प्लीज़ 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 अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। लगातार आधे घंटे से मैंने वीडियो बनाया, अब मैं थक गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।